साथियों नमस्कार। साथियों, शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने और उनके समाधान हेतु सार्थक पहल करने की दिशा में समर्पित ये चैनल अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूँ पीके श्रीवास्तव और एक बार पुनः आपके लिए हमेशा की तरह नागरिकों की समस्याओं से जुड़े हुए विषय पर एक महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। नगर निगमों में भूमि या भवन का नामांतरण, म्यूटेशन या दाखिल खारिज कैसे कराया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, उसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी भवन या भूमि क्रय किए जाते हैं उनका किस तरह पंजीकरण होता है या असेसमेंट होता है और किस तरह म्यूटेशन होता है, किन किन भवनों का असेसमेंट होता है और किन भवनों का म्यूटेशन होता है। इस पर मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वो कंटेंट है। अगर आप उसको पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक उसको सुनेंगे तो आपके बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे दाखिल खारिज और म्यूटेशन से संबंधित शहरी क्षेत्र में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं जो सबसे बड़े शहर होते हैं। नगर निगमों के लिए शासन ने अब एक व्यवस्था कर दी है कि किसी भी नगर निगम में म्यूटेशन की कार्रवाई ऑफलाइन नहीं होगी, सारे म्यूटेशन ऑनलाइन होंगे। यानी कि आप उस नगर निगम की वेबसाइट पर जाइए जिस नगर निगम में आप निवास करते हैं। अगर आपने कोई भवन या भूमि क्रय किया है जो पहले से ही नगर निगम में रजिस्टर्ड है, जो पहले से ही जिसका नाम चढ़ा हुआ है, तो उसका नाम परिवर्तन कैसे किया जाना है उसके बारे में सभी नगर निगमों की एक ही नियम है। मैं आज जो चर्चा करूंगा वो लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट को मैं लेकर करूंगा, लेकिन ये सारे जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं, जो रूल्स हैं, वो सारे नगर निगमों में समान है। तो इसलिए आपको केवल आज का लखनऊ नगर निगम के मैं पोर्टल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो अप्लीकेबल वो सारी चीज़ें सभी नगर निगमों के लिए होंगी। साथियों, मैंने आपको बताया था कि किस किस रीज़न से म्यूटेशन की कार्रवाई होती है। देखिए, जो हमारी जो नगर निगम की जो नियमावली है उसमें इसका डिटेल दिया हुआ है। भवन के नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन पूरा सिस्टम हो गया है, तो एक 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 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ और उसको समझा भी दूंगा कि ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आपको एकदम से क्लैरिटी हो जाए। नगर निगम अभिलेखों में दर्ज भवन भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने, पंजीकृत विक्रयनामा यानी रजिस्टर्ड सेल डीड, पंजीकृत दान पत्र यानी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, हिब्बा तथा न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप भवनों का नामांतरण अनिवार्य है। यानी इन किसी भी कारण से यदि स्वामित्व में परिवर्तन हो रहा है तो आपको नगर निगम में, जब अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो नगर निगम में ही उसका नामांतरण होता है। तो आपको नामांतरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे ही स्वामित्व का परिवर्तन होता है तो जो टैक्स की लायबिलिटी है वो जिसने क्रय किया है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अतः नगर निगम सीमा में निवास करने वाले समस्त भवन एवं भूमि स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह उक्त कारणों से भवन अथवा भू स्वामित्व में परिवर्तन होने की स्थिति में निर्धारित नामांतरण शुल्क जमा कर नगर निगम अभिलेखों में नाम परिवर्तन अवश्य करा लें। इससे अनेक प्रकार के विवादों एवं विसंगतियों से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की गृह कर की रसीद अनेक विभागों में भवन स्वामी अथवा अध्यासी एवं निवास के प्रमाण हेतु वैकल्पिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि यद्यपि म्यूटेशन जो है वो स्वामित्व उससे सिद्ध नहीं होता, लेकिन चूंकि 99.9% भवनों का म्यूटेशन स्वामी के ही पक्ष में होता है, तो इसलिए वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं किसी भी विभाग में कि हाँ भाई आप स्वामी हैं, आपका नाम नगर निगम अभिलेखों में गृहकर में जलकर में चढ़ा हुआ है, यानी आप निवास करते हैं और आप बोनाफाइड रेजिडेंट हैं। तो इसलिए बहुत ये लाभकारी है
इससे बहुत तरह के विवादों से, बहुत तरह की परेशानियों से आपकी बचत होगी। नामांतरण हेतु आवेदन संबंधित जोनल कार्यालय में दाखिल किए जाने तथा निर्धारित नामांतरण शुल्क जमा किए जाने के 1 सप्ताह के अंदर जोनल अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 ख के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। यदि 1 माह में किसी भी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो नामांतरण का अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता या आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नामांतरण आदेश पारित किया जाता है। जब भी ये नामांतरण के लिए जब आप पूरी सारी प्रक्रिया फॉलो कर लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, फीस जमा हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी जोनल अधिकारी होता है, नगर निगम में जोनल सिस्टम है क्योंकि शहर बड़े होते हैं, तो हर एरिया के लिए एक रीजनल ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं जोनल ऑफिस। तो वहाँ का जो जोनल अधिकारी है वो एक नोटिस इशू करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सेल डीड से क्रय किया है तो वो जो विक्रेता है उसके पक्ष में भी उसको भी नोटिस इशू होगा। इसी प्रकार से अगर आपने मान लीजिए भाई और बहन हैं उत्तराधिकार में और आपने ये लिखा कि साहब बहन ने लिख के दे दिया है कि साहब उसको नाम नहीं चढ़वाना है, केवल भाइयों का नाम चढ़ाया जाए, या माता जी ने कह दिया, यानी जो पत्नी है, जो मृतक की पत्नी है, उन्होंने कह दिया कि साहब केवल बेटों का नाम चढ़ाया जाए, मेरा नाम न चढ़ाया जाए, एफिडेविट दे दिया। तो ऐसी स्थिति में वो नोटिस सभी पक्षों को जाएगी। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो 1 महीने के अंदर अपनी आपत्ति, लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर दें। अगर कोई आपत्ति नहीं आती तो फिर उस पर अंतिम निर्णय होकर अप्लीकेंट के पक्ष में वो आदेश पारित कर दिया जाता है। नागरिकों की सुविधा के लिए नामांतरण हेतु आवेदन किए जाने की प्रक्रिया ऑनलाइन निम्नवत है। lmcup.nic.in, इसमें आप जाएंगे, हाउस म्यूटेशन पर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा पेज खुल जाएगा। देखिए ये नगर निगम का होम पेज है। ऐसे ही आपको सभी नगर निगमों की वेबसाइट पे इसी तरह का होम पेज मिलेगा। तो उसमें आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पे जैसे है ये हाउस म्यूटेशन, मैंने इस पर गोला निशान बनाया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज खुल जाएगा। अब इसमें जो जिन जिन कारणों से म्यूटेशन हो सकता है वो सभी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और सब में क्या डॉक्यूमेंट लगना है और क्या फीस है इसका भी देखिए इसमें लिखा हुआ है। पहला है दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर, यानी किसी भवन स्वामी जिसका नाम पहले से नगर निगम में चढ़ा है, मकान है या भूमि है, उसकी मृत्यु हो गई तो पहला चीज चाहिए उसका डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र। फिर उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी शजरा, मैंने आपको पहली बार वीडियो में बताया था कि आपको एक फैमिली ट्री बनानी है। फैमिली ट्री में सबसे ऊपर नाम होगा जो मृतक स्वामी था, फिर नीचे लाइन बनाइए कि उसके कितने वारिस हैं। यदि पति था, मतलब स्वामी था, तो उसकी पत्नी और उसके पुत्र और पुत्रियां, विवाहित पुत्रियां भी विधिक उत्तराधिकारी होती हैं, ये याद रखिएगा। तो आप ये पूरा बना दीजिए फैमिली ट्री, और एक एफिडेविट उसमें बनेगा, उसका फॉर्मेट आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस फॉर्मेट पे एक आप एफिडेविट बनाएंगे और वो आप तैयार रखिएगा। फिर जो आवेदक की फोटो और आवेदक का एक पहचान पत्र आईडी, ये चीज़ें आपको स्कैन करके अपने डेस्कटॉप के फोल्डर में रखना है। जब वो आगे मांगेगा तो वहाँ से आपको निकाल के उस पर अपलोड कर देना है। तो उत्तराधिकार के केस में फीस कितनी है? 5,000 रुपये म्यूटेशन फीस। दूसरा है वसीयत। रजिस्टर्ड वसीयत के लिए भी आपको रजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणित प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफिडेविट, वही जो फॉर्मेट नगर निगम ने प्रिस्क्राइब किया है उसके ऊपर एफिडेविट, आवेदक का फोटो, अप्लीकेंट की फोटो और आईडी, उसकी फीस भी 5,000 रुपये है। फिर तीसरी कैटेगरी है पारिवारिक समझौते के आधार पे। तो हमने आपको कल इसके पहले जो वाले वीडियो में बताया था कि अगर एक ही मकान में कई सारे पोर्शन है और मान लीजिए कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, अब उनके लड़कों में अभी तक तो टैक्स एक ही लगता था और उन्होंने मृत्यु से पहले ही उन्होंने बंटवारा कर दिया कि भाई एक लड़का इस वाले पोर्शन में रहेगा, दूसरा इधर रहेगा, तीसरा इधर रहेगा। या अगर फ्लोर वाइज मकान है तो ग्राउंड फ्लोर पे एक है लड़का, फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरा अगला सेकंड फ्लोर पर है। कुछ भी स्थिति हो सकती है, तो लोग चाहते हैं कि उनके मकान का नंबर अलग अलग कर दिया जाए ताकि सब लोग अपना अलग अलग टैक्स दें, क्योंकि
साझे में होता है, कभी कभी टैक्स का झगड़ा होता है कि साहब वो नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों दें। तो ऐसे में लोग एक फैमिली सेटलमेंट बनाते हैं, पारिवारिक समझौता। तो उसको एफिडेविट के आधार में देकर सभी पक्ष अपनी सहमति देते हैं कि साहब हमारा अलग अलग कर दिया जाए नंबर। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर एक मकान मान लीजिए उसका नंबर 50 है, अब उसमें मान लीजिए 3 भाग हो गए, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या उसी अगर सेम फ्लोर पे है ग्राउंड फ्लोर पे तो 3 उसका निकास अलग अलग हो सकता है। तो उसमें हो गया 50/1, 50/2, 50/3। तो या 2 अगर भाग है तो 50/1, 50/2। तो फैमिली सेटलमेंट के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। उसके लिए सभी पक्षों की सहमति होनी चाहिए और एफिडेविट के साथ प्रस्तुत करें। तो वहाँ पे फीस है 5,000 रुपये। अगला हिब्बानामा। हिब्बानामा मुस्लिम लॉ में होता है, जो मुस्लिम लोग आवेदक हो सकते हैं। तो हिब्बानामा इज अ ओरल गिफ्ट। तो ओरल गिफ्ट के लिए ये शर्त होती है कि ओरल गिफ्ट में साक्ष्य गवाह होना चाहिए, किसके सामने गिफ्ट किया गया, उसमें भी एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी फीस भी 5,000 रुपये है। फिर अगला है न्यायालय के निर्णय के आधार पर, यानी कोर्ट के अगर किसी में ओनरशिप का डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी में, तो उस डिस्प्यूट के कारण नगर निगम उसमें म्यूटेशन नहीं करता। तो जब कोर्ट सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट से जब उसका निर्णय हो जाता है स्वामित्व का, तो जो संबंधित पक्ष होता है वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ भी अप्लाई करता है। तो ऐसे केसेस में भी 5,000 रुपये फीस, कोर्ट के ऑर्डर की प्रमाणित प्रति, और सभी में शपथ पत्र, आवेदक की फोटो और पहचान पत्र, ये सब में कॉमन है। फिर अगला है पंजीकृत विक्रयनामा, यानी सेल डीड। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें सेल डीड की कॉपी और खरीदी है, उसके अलावा जो दान वाली होती है गिफ्ट डीड, दोनों में एक ही कंडीशन है। तो उसमें विक्रयनामा या गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति, एफिडेविट, एप्लीकेंट की फोटो और आईडी। इसमें फीस है, अगर 5 लाख रुपए तक उसकी मूल्य है, जो सेल डीड का जो वैल्यू है, तो 3,500 रुपये म्यूटेशन फीस है। अगर 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक है तो 5,500। 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक है, जो आपका रजिस्ट्री में जो मूल्य अंकित है प्रॉपर्टी का, 7,500। 20 लाख से अधिक व 30 लाख तक 9,500, और 30 लाख से अधिक चाहे जितना हो तो उसका 10,000 रुपये। तो ये आपका किस किस आधार पे म्यूटेशन हो सकता है और उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या फीस है, ये इसका डिटेल है। अब आपको जो एफिडेविट के लिए जो आपको फॉर्मेट है ये दिया हुआ है कि अगर ये पहला जो है फर्स्ट है शपथ पत्र का प्रारूप विक्रय विलेख के आधार पर, यानी अगर सेल डीड के आधार पर आप नाम परिवर्तन कराने जा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मेट है। अगर आप उत्तराधिकार के आधार पे अगर है तो ये दूसरा वाला फॉर्मेट है। तो इस पे आपको एफिडेविट बना के तैयार रखना होगा, स्कैन करके उसको आप अपने फोल्डर में रख लीजिए। जब आगे मांगा जाएगा तो वहीं पे आपको निकाल के अपलोड कर देना है। अब इसके बाद आप जो वहाँ पे जो होम पेज में जब आप खोलेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा, हाउस म्यूटेशन। यहाँ क्लिक करिए तो उसके बाद फिर ये पेज खुलेगा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है न्यू म्यूटेशन रिक्वेस्ट और आगे लिखा हुआ म्यूटेशन स्टेटस। तो आपको न्यू म्यूटेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें आवेदक को अपना मोबाइल नंबर डालना है, हाउस आईडी, जिससे आपने भवन क्रय किया है तो उससे आप हाउस टैक्स की सब रसीदें और बिल मांग लीजिएगा, क्योंकि उसी में आपको मिलेगा हाउस आईडी। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई नगर निगम सीमा में भूमि या भवन क्रय कर रहे हैं और नगर निगम या नगर पालिका में नाम पहले से चढ़ा हुआ है, तो आप उससे प्रॉपर्टी टैक्स की, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स की सारी रसीदें ले लीजिएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये पता लग जाएगा कि उसका हाउस आईडी क्या है, दूसरा ये पता लग जाएगा कि अभी तक पूरा बकाया जो प्रॉपर्टी टैक्स पूरा पेड है कि नहीं, कोई हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स बकाया तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई पैसा उसके ऊपर बकाया होगा तो ये सिस्टम आपको म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन इंटरटेन ही नहीं करने देगा। इसलिए ये 2 चीज़ें इंश्योर कर लीजिएगा कि उस मकान पे जो इसका म्यूटेशन कराने जा रहे हैं या जो आपने रजिस्ट्री कराई है, उसका हाउस टैक्स पूरा फुल पेड हो पहले से,
और उसकी रसीदें आपके पास होनी चाहिए ताकि वहाँ पे आप हाउस आईडी डाल पाएँ। फिर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ सिक्योरिटी पिन, इसको आप यहाँ भर दीजिए। फिर आप यहाँ पे जब आप इसको ओटीपी जनरेट करेंगे तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, उसको आप यहाँ फिल कर दीजिए। जब फिल करेंगे फिर वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। अब आपको जिसमें फिर वही रिपीट किया है कि जो डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करना है वो क्या-क्या है। तो पहला, ओनर की फ़ोटो, जो म्यूटेशन के लिए जो एप्लीकेंट है उसकी एक फ़ोटो, उसकी साइज़ कितनी होगी, 300 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है स्कैन कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या-क्या है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड में से कोई भी आप इसको स्कैन करके रखिए। उसकी साइज़ भी 300 केबी। अगला है स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट। हमने आपको जो दो फॉर्मेट दिखाए थे ना, सेल डीड वाला फॉर्मेट और उत्तराधिकार वाला फॉर्मेट, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो उसको भर के एफिडेविट उसका बनवा के उसको भी स्कैन कर लीजिए। तो उसका जो है पीडीएफ अपलोड होगा। और उसके बाद फिर है लास्ट में रिलेटिव म्यूटेशन एविडेंस। अगर उत्तराधिकारी वाला है तो वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट और एक वो भी शपथ पत्र उत्तराधिकार वाला कि कौन पहले इसका स्वामी था और किसके पक्ष में अब ये म्यूटेट होने जा रही है। तो उसका एक आप उसमें एक फैमिली ट्री भी बना सकते हैं। जो फॉर्मेट है उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा पेज लगाइए और फैमिली ट्री बना दीजिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं खानदानी शजरा, उसमें लिख दीजिए। तो वो भी आप उसको अटैच कर उसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन साइज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें भी 300 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट तैयार है पहले से, और अब जब आपने यहाँ पे वैलिडेट किया तो अगला पेज खुल जाएगा। अब ये देखिए, अब ये जो पेज है, ये जो ऊपर का पोर्शन है हाउस डिटेल और ओनर डिटेल, ये अपने आप आ जाएगा। तो आपको हाउस का पता लग जाएगा किस जोन में है, किस वार्ड में है, किस मोहल्ले में है, उसका हाउस नंबर क्या है, हाउस टाइप यानी वो रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है। अगर रेजिडेंशियल है तो हाउस है, ऑब्वियस है, अगर रेजिडेंशियल हाउस ही होता है। नॉन रेजिडेंशियल अगर होता तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी हो सकती थी। हमारे आप उसमें असेसमेंट वाले वीडियो को देखिएगा जिसमें अनावासी का भी हमने चर्चा की है बहुत विस्तार से, कि नॉन रेजिडेंशियल में बहुत प्रकार होते हैं। दुकान है, प्रतिष्ठान है, बैंक है, ऑफिस है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ईयर किस साल का बना हुआ है। फिर ओनर डिटेल, भवन स्वामी का नाम, ऑक्युपायर का नाम, जो जिसका कब्जा था, उसके फादर या हस्बैंड का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी, आधार, ये खुल जाएगा। फिर उसका उस भवन का असेसमेंट जो हुआ है वो असेसमेंट डिटेल आ जाएगा। कौन सा वर्ष है, उसका एनुअल वैल्यू क्या है, असेसमेंट डेट क्या है, करंट टैक्स, एरियर, और ये पूरा डिटेल आपका अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो भी आ जाएगा। तो ये पूरा पेज खुल जा के आएगा जिसमें हाउस डिटेल, ओनर डिटेल, असेसमेंट डिटेल। अब अप्लीकेंट को जो भरना है वो आगे पेज है। अप्लीकेंट डिटेल, अप्लीकेंट का नाम, उसके फादर या हस्बैंड का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्बैंड और वाइफ हो सकता है स्पाउस का नाम, ईमेल आईडी और आपका पोस्टल एड्रेस पिन कोड सहित, ये आपने इसमें भर दिया। फिर म्यूटेशन डिटेल, ये अप्लीकेंट डिटेल है, ये म्यूटेशन डिटेल है। तो जिससे आपने खरीदा है भवन, या आपका अगर उत्तराधिकार के आधार पर है तो आपके पिताजी का नाम यहाँ भरा जाएगा जो भी ओल्ड ओनर है। फिर आपका जिसके पक्ष में म्यूटेशन होना है उसका नाम भरा जाएगा। कॉज ऑफ म्यूटेशन, अब किन कारणों से म्यूटेशन हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए ड्यू टू रजिस्टर्ड सेल डीड, अगर आपने खरीदा है तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। वरना जब क्लिक करेंगे अगर आपको उत्तराधिकार के आधार पे है तो उसका ऑप्शन आएगा, वसीयत के आधार पे उसका ऑप्शन आएगा। तो जो बस वो है क्लिक कर दीजिए। फिर आप सेल डीड अमाउंट डालिए। अगर मान लीजिए सेल डीड के आधार पे आपने लिया है तो कितने रुपए की में आपने खरीदा है उसको, वो अमाउंट डालिए। जैसे ही अमाउंट डालेंगे आपकी म्यूटेशन फीस के अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी कैटेगरी में ये नहीं आता, ना पैसा भरने की ज़रूरत है क्योंकि वो फिक्स है 5,000 रुपये। केवल सेल डीड के केस में वो वेरी करता है। तो ये जो है यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा है कैलकुलेट म्यूटेशन फीस, वो तो आ गया यहाँ पर। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये इसी यहीं पर ये देखिए जो हमने आपको पहले बताया था ना, प्रपोज ओनर इमेज, फोटो जो आवेदक की है वो यहाँ पे आप करके जेपीजी फाइल में अपलोड कर दीजिए 300 केबी तक। फिर उसी ढंग से आपका जो एफिडेविट है, जो आपने
सेल डीड के केस में या उत्तराधिकार के केस वाले में, जो भी फॉर्मेट वाला है उसको एफिडेविट बनवा के उसको पीडीएफ यहाँ अपलोड कर दीजिए। आईडी प्रूफ है तो नॉर्मली अधिकतम लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो उसका लोग या जो भी आप भरना चाहें इसमें अपलोड करना चाहें वो अपलोड कर दीजिए। फिर रिलेटिव म्यूटेशन एविडेंस, तो ये यहाँ लिख भी दिया कि फोटो मैक्सिमम साइज 300 KB जेपीजी, पहचान पत्र आईडी मैक्सिमम साइज 300 KB जेपीईजी, शपथ पत्र मैक्सिमम साइज 300 KB पीडीएफ, संबंधित अन्य पत्र जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, विक्रयनामा इत्यादि, सेल डीड की कॉपी लगेगी या गिफ्ट डीड है उसकी कॉपी, वो 300 KB साइज पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये जब अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक आपको म्यूटेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन आ जाएगी, उसको आप नोट कर लीजिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए यही आपको काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब ये पूरा हो गया, आपने अप्लाई कर दिया, तो फिर इसकी नगर निगम स्तर पर इसकी जांच होती है। जब वो मौके पे जाएंगे, आपके एप्लीकेशन की जब जांच होगी। अच्छा, आपको एक काम और करना है कि हो जाए तो आप इसको रेफरेंस नंबर के साथ जो आपने प्रपत्र यहाँ अपलोड किया है उसकी एक कॉपी आप नगर निगम में जमा कर दीजिए, जो भी आपका जोनल ऑफिस है। उसके बाद वो जांच करेंगे, अगर जांच में सब सही पाया जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो म्यूटेशन स्टेटस है इसको आप चेक करते रहिए। तो जैसे जांच पूरी हो जाएगी, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कितनी फीस आपको जमा करनी है। ये तुरंत नहीं होता है, क्योंकि म्यूटेशन में पहले जांच होती है, मौके पे स्थलीय निरीक्षण होता है। जब क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन ये भी रखा गया नगर निगम में कि अगर आप चाहें तो आप जाके फिजिकल मोड में भी फीस जमा कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन जमा कर दें। अगर ऑनलाइन जमा करने में कोई कठिनाई है तो आप जाके जो जोनल ऑफिस का जो ऑफिस है, जब यहाँ जनरेट हो जाए तब तो आप फीस जमा कर दीजिए। फिर आपको आपका 30 दिन के लिए एक नोटिस इशू होगा, जो भी चाहे सेल डीड हो चाहे वरासतन हो, तो 30 दिन की अवधि के लिए एक नोटिस इशू होगा कि किसी को कोई अगर आपत्ति हो तो अपना 30 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर दे। यदि कोई आपत्ति नहीं आएगी तो उसके मैक्सिमम लिमिट है 45 डेज, यानी टोटल एप्लीकेशन से लेकर निर्णय होने तक। 30 दिन का टाइम तो होता है, 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है, फिर 15 दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड होता है। और यदि ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि फिर वो हियरिंग होती है दोनों पक्षों की। वो हियरिंग कब तक चलेगी वो कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में वो माना जाता है डिस्प्यूटेड केस म्यूटेशन का। और अगर कोई आपत्ति नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो आपका 45 डेज के अंदर आपका म्यूटेशन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो ये साथियों, ये आज का प्रस्तुतिकरण था नगर निगमों में जो म्यूटेशन की कार्रवाई है, ऑनलाइन म्यूटेशन, वो हमने आज डिटेल आपको समझाया है। साथियों, मैं समय समय पर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो जो आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को आसान बनाने के लिए, चाहे वो म्यूटेशन हो, असेसमेंट हो, नक्शा कैसे पास कराना है, जब आप कोई लैंड खरीद रहे हैं उसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो ये हम बना के आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इसको लोगों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के साथ हमको अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, ताकि हम तदनुसार अपने वीडियो में सुधार करें और आपके लिए और अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियो ला सकें। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।